वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंटिन्यू कर रहे थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम प्रोनाउंस के पर्सन्स के अकॉर्डिंग चेंज जो था उसके बारे में पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था फर्स्ट पर्सन कि फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अगर फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है आई और वी, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, राइट। फिर हमने सेंटेंस देखे थे सेकंड पर्सन के, सेकंड पर्सन कौन होता है यू, तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अगर यू से स्टार्ट हो रहा है तो वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और आज हम बात करेंगे थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन में कौन कौन होता है ही, शी, इट, दे और नेम, इनको हम थर्ड पर्सन मानते हैं। तो इनके सेंटेंसेस में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ जो हम टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं तो वही होगा। तो अब मैं एक सिंपल सा एक आपको फॉर्मेट बता रही हूं जिसके थ्रू आप याद रख सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सेकंड पर्सन जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और जो थर्ड पर्सन है उसके रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं है, सॉरी कोई चेंज नहीं है। अब ये क्या चीज बन गई, एक वर्ड सन। आपको याद रखने में कितना इजी है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। हम आगे लिख देते हैं उसको पूरा, सब्जेक्ट ये है हमारा ऑब्जेक्ट और यहां पर कोई चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज। तो आपको ये सब कुछ याद रखने की बहुत टिपिकल जरूरत नहीं है। आपको ये याद रखना है कि सन फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन में ऑब्जेक्ट और यहां पर नो चेंज। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक डेमो की तरह बताया था कि हम किस तरह से इसमें चेंज किस किस के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की, ठीक है। थर्ड पर्सन में जैसे मैंने बताया कि नो चेंज, तो हम इसके एग्जांपल्स भी कुछ देख लेते हैं। पहले तो हम लिख देते हैं देयर इज no change in third person in reported speech। RS reported speech, RV reporting verb। रिपोर्टेड स्पीच बार बार बता रही हूं, अब तक आपको याद हो जाना चाहिए। रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आती है, रिपोर्टिंग वर्ब कॉमा से पहले का जो सेंटेंस होता है वो होता है। अब हम यहां पर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि हमें सिर्फ टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना है। सुरेश सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही इज अ क्लर्क। ओके, अब ये जो है हमारा थर्ड पर्सन है, राइट। तो अब हमें इसमें चेंज कुछ नहीं करना, हम टेंस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। अब यहां पर इज है तो हम क्या करेंगे, जब इनडायरेक्ट का सेंटेंस बनाएंगे तो वो पास्ट में चेंज हो जाएगा, तो आ जाएगा सुरेश सेड दैट ही वॉज अ क्लर्क। क्लियर। एक और सेंटेंस से हम देख लेते हैं। I said, comma, inverted comma,
she is not a good player. इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. सेम यहां पर थर्ड पर्सन है, हम इसका ही टेंस चेंज करेंगे, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा. He said that, I said that she was not a good player. कंप्लीट. यहां पर हमारे 3 पर्सन्स कंप्लीट होते हैं. फर्स्ट पर्सन जिसमें आई वी आते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे. सेकेंड पर्सन जिसमें यू आता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा. थर्ड पर्सन जिसमें ही शी इट दे नेम आते हैं वो किसी के भी अकॉर्डिंग चेंज नहीं होंगे. सिर्फ उनके सेंटेंस में जो बेसिक हम टेंस के चेंजेस करते हैं वही, उनके प्रोनाउंस में कोई चेंज नहीं होगा. राइट. अब हम बात करते हैं कुछ वर्ड्स की. आपके पास अगर ग्रामर की बुक होगी तो आपने देखा होगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक वर्ड का चार्ट दे रखा है जिसके अंदर हम कुछ वर्ड्स को कुछ वर्ड्स में चेंज करते हैं. वो वर्ड्स कौन से हैं? अब आप लिखिए द वर्ड्स दैट इंडिकेटिंग नियरनेस और टाइम. ऐसे वर्ड जो टाइम और नियरनेस को बताते हैं, स्थान स्थिति को बताते हैं, आर चेंज्ड इनटू वर्ड्स एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस. एक तरह से अपोजिट थिंग हो जाएगी. अब मैं बता देती हूं आपको, यहां पे ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा. जैसे अगो को हम बिफोर में चेंज कर देते हैं, कम को गो में. ये आपके पास नहीं हो तो आप इसको यहां पे नोट डाउन करते जाएं. हैंस को थैंस में, हाइदर को थाइदर में, हेयर को दैर में, जस्ट को दैन में, नाउ को भी देन में, दिस को दैट में, दीज को दोज में, दस को सो में, टू नाइट को दैट नाइट में, टुडे को दैट डे में, टुमारो, टुमारो को द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे में चेंज करते हैं. द फॉलोइंग डे में, फॉलोइंग डे में चेंज करते हैं. उसके बाद आता है यस्टरडे,
यस्टरडे को हम चेंज करेंगे द प्रीवियस और द डे बिफोर में। द प्रीवियस, प्रीवियस मतलब पहले का, द प्रीवियस और द डे बिफोर यानी कि आज के दिन के पहले का दिन, यानी कल, बीता हुआ कल। अब अगर आ गया लास्ट नाइट या फिर वीक या फिर ईयर और मंथ, ये सारे जैसे ही आएंगे इनके आगे लग जाएगा वर्ड प्रीवियस। प्रीवियस आगे लास्ट नाइट हो, मंथ हो, ईयर हो या वीक हो, जो भी आगे आया है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड से एक दो और बता देती हूं। द डे बिफोर यस्टरडे, ये वर्ड क्या हुआ बताओ? द डे बिफोर यस्टरडे मतलब बीता हुआ परसों। एक आने वाले कल का कल जो होता है हम क्या कहते हैं कि परसों, ठीक है, एक बीता हुआ परसों होता है, तो ये मतलब है द बीता हुआ परसों। द डे बिफोर यस्टरडे इसको कहते हैं 2 days बिफोर, 2 days बिफोर। और द डे आफ्टर टुमारो यानी आने वाला परसों, द डे आफ्टर टुमारो in 2 days time। ये आपके नॉलेज के लिए मैंने पूरा चार्ट बना के दिया आपको, ताकि आप कभी भी जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने पूरा एक चार्ट आपको बना दिया है। गो को बिफोर में, कम गो में, हेंस टेंस में, हाइदर थाइदर में, हेयर देयर में, जस्ट देन में, नाउ देन में, दिस दैट में, दीज दोज में, दस शो में, टू नाइट दैट नाइट में, टुडे दैट डे में, टुमारो द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, द डे बिफोर, लास्ट नाइट, वीक, ईयर, मंथ को प्रीवियस, लास्ट नाइट, वीक, मंथ, ईयर में बदलते हैं। द डे बिफोर यस्टरडे 2 days बिफोर, द डे आफ्टर टुमारो इन 2 days टाइम। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ सेंटेंसेस, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं हम एग्जाम्पल। अब यहां पे देखिए बहुत चेंजेस करने हमको। He said to them, I will leave you now। ये आपके सामने एक सेंटेंस है। अब हमें इसमें बहुत सारे चेंजेस करने हैं, वो कहाँ कहाँ करने हैं हम इसको एक बार देख लेते हैं। तो ही सेड टू चेंज हो जाएगा ही टोल्ड में, ही टोल्ड देम, ठीक है। अब आप यहां पे देखिए, यहां पे आपके फर्स्ट पर्सन भी हैं, यहां पे आपके सेकंड पर्सन भी है और यहां पर आपके टाइम भी है, ठीक है। तो यहां पे फर्स्ट पर्सन, अब हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? इसके अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? इसके अकॉर्डिंग। हमें जो टेंस का चेंज है वो तो करना ही है, ठीक है। अब ही टोल्ड देम, आई किस में चेंज होगा? ही। विल का क्या हो जाएगा? वुड। लीव का लीव ही रहेगा। यू किस में चेंज होगा? देम में। और नाउ किस में चेंज होगा? देन में। देखिए कितना चेंज हुआ, कितने सारे अकॉर्डिंग्स चेंज किए हमने फर्स्ट पर्सन भी देखा, सेकंड पर्सन भी था, हमारा टाइम भी था और टेंस के अकॉर्डिंग भी चेंज हुआ।
यानी कि ये सारे चेंजेस हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते आ रहे हैं। हम एक और एग्जांपल देखेंगे जिससे और भी क्लियर हो जाएगा। He said to me, comma, inverted comma, I shall see you tomorrow. फिर से वही बात, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, शैल है और टुमारो है, इसको भी हमें चेंज करना है। तो क्या करेंगे? ही told me that, यहां पर that रह गया था, है ना, लिख दिया मैंने। he told them that he would leave them, या अब वापस हम नीचे सेंटेंस पे आ जाते हैं। he told me that, अब आई हमें बनाना है he से, you बनाना है me से, राइट? तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? he would see me tomorrow, किस में चेंज होगा? that day में। क्लियर? अब हम एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं ताकि ये हमारा जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाए। हमारा जो थर्ड एग्जांपल है वो है द टीचर said, comma, inverted comma, I feel weak today. The teacher said that, अब यहां पर टीचर है, टीचर में कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। तो द टीचर सेड दैट हम ही मान के चलते हैं, ही ये फर्स्ट पर्सन है, हम इसको चेंज करेंगे सेकंड पर्सन में। ही फेल्ट वीक दैट डे, टुडे किस में चेंज होगा? दैट डे में। हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है ये थोड़ा सा डिफरेंट बता रही हूं। ही सेड टू मी दिस इज माई हाउस। अब देखिए मैंने तो ये कहा था कि दिस को हम दैट में चेंज करेंगे, राइट? अब यहां पे दिस जो ये वर्ड है ये किसी प्लेस के लिए इंडिकेटेड है, किसी टाइम के लिए इंडिकेटेड नहीं है, इसलिए हम इसमें चेंज नहीं करेंगे। इसमें हम टेंस के अकॉर्डिंग ही चेंज करेंगे। ही टोल्ड मी दैट दिस वॉज हिज हाउस। क्लियर? तो आज हमने एक चार्ट देखा जिसमें हमने टाइम और टाइम के अकॉर्डिंग या डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कैसे हम चेंज करते हैं वर्ड को, वो देखा हमने थर्ड पर्सन पढ़ा, उसके एग्जाम्पल्स भी देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ प्रेजेंट होंगे, तब तक आप इनके सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू। सुप्रभात विद्यार्थियों, कल हमने वाक्य में सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य के अध्ययन के साथ ही एक वाक्य लिया था
और उस वाक्य के आधार पर हमने वाक्य विचार किया था। जो वाक्य था, मोहन कल विद्यालय नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। उस वाक्य में मोहन कल विद्यालय नहीं गया प्रधान वाक्य था, योजक चिन्ह क्यों से जुड़ा हुआ था, और वह बीमार था वह हमारा आश्रित उपवाक्य था। इसी के आधार पर हमने आगे बढ़ते हुए वाक्य का विश्लेषण किया, और वाक्य के विश्लेषण में वाक्य विश्लेषण के अंतर्गत हमने देखा कि वाक्य में एक उद्देश्य और विधेय को पहले बताना होता है। उद्देश्य विधेय को देखने के पश्चात हमें वाक्य में कर्ता की पहचान करनी है, कर्ता के बाद कर्म की पहचान करनी है, कर्म के बाद क्रिया की पहचान करनी है। इन तीनों की पहचान के साथ कर्ता और कर्ता का विस्तारक, कर्म और कर्म का विस्तारक, और क्रिया का विस्तारक, और भी कोई पूरक शब्द हैं उनके जीवन, और जैसे उनके यहाँ वाक्य देखें, मेरे जीवन का लक्ष्य है मैं राष्ट्रपति बनूं, इस प्रकार मेरे जीवन का लक्ष्य प्रधान उपवाक्य है और मैं राष्ट्रपति हूं संज्ञा आश्रित उपवाक्य था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए अपन वाक्य के विश्लेषण के साथ साथ वाक्य संश्लेषण करते हैं। वाक्य संश्लेषण में क्या होता है? वाक्य के संश्लेषण की बात करें तो वाक्य संश्लेषण की बात करें तो वाक्य का विश्लेषण किया था, हमने विभाजित किया था। वाक्य संश्लेषण करते हैं तो वाक्यों को नजदीक लाते हैं, जोड़ते हैं। अब देखो, अलग अलग छोटे छोटे वाक्य दिए होते हैं, उनको एक वाक्य में बनाया जाता है। चाहे सरल वाक्य में बनाओ, चाहे संयुक्त वाक्य में बनाओ, चाहे मिश्र वाक्य में बनाओ, ये अपन जैसा एग्जामिनर ने दिया होता है उसके अनुसार हमें बताना होता है। अब वाक्य संश्लेषण में क्या होता है? वाक्य संश्लेषण में वाक्य में आए उपवाक्य को अलग किया जाता है। सॉरी, यहाँ विश्लेषण संश्लेषण आएगा, है ना, ध्यान रखना है कि वाक्य विश्लेषण की जगह वाक्य संश्लेषण करना है। लेकिन वाक्य जो ऊपर दिया गया है ना, वाक्य संश्लेषण में वाक्य में आए उपवाक्यों को अलग किया जाता है, लेकिन वाक्य में संश्लेषण में अलग अलग वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बना दिया जाता है। तो एक वाक्य संश्लेषण में क्या था? वाक्यों को एक वाक्य बनाना है, विश्लेषण में वाक्यों को अलग किया जाता है। तो जैसे कालांश लगा, छोटे छोटे वाक्य हैं, गुरुजी आए, कक्षा में पढ़ाया, दूसरी कक्षा में चले गए। यहाँ चार छोटे छोटे वाक्य हैं। अब इन छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ करके हमें एक वाक्य बनाया जाता है। देखिए, सरल तीनों वाक्य बने हुए हैं। सरल वाक्य, कालांश लगते ही गुरुजी आए, कक्षा में पढ़ाकर दूसरी कक्षा में चले गए, है ना। कालांश लगते ही गुरुजी आए कक्षा में पढ़ाकर दूसरी कक्षा में चले गए। यहाँ सरल वाक्य और का किसी का प्रयोग नहीं होगा, ध्यान रखना है। कालांश लगते ही गुरुजी आए, कक्षा में पढ़ाकर दूसरी कक्षा में चले गए। दूसरा वाक्य, संयुक्त वाक्य की बात करें, संयुक्त वाक्य में कालांश लगते ही गुरुजी कक्षा में आए और पढ़ाकर दूसरी कक्षा में चले गए। यहाँ दो वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाया गया है और का प्रयोग किया गया है, तो संयुक्त वाक्य होगा। आगे बढ़े तो कालांश लगा ही था कि गुरुजी कक्षा में पढ़ाने आए, फिर दूसरी कक्षा में चले गए। अब यहाँ कालांश लगा ही था कि हमारा संज्ञा उपवाक्य है, मिश्र वाक्य में आते हैं, तो हमें यहाँ मिश्र वाक्य बन गया। कालांश लगा ही था कि गुरुजी कक्षा में आए, पढ़ाने आए, फिर दूसरी कक्षा में चले गए। यहाँ दोनों वाक्य फिर और की से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारा वाक्य मिश्र वाक्य होगा। इस प्रकार के छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाया जाता है, जो कि वाक्य संश्लेषण कहा जाता है। जैसे हम घर से बाहर निकले, आसमान में बादल छाने लगे, दो वाक्य हैं। अब देखो, हमारे घर से बाहर निकलते ही आसमान में बादल छाने लगे, पहला सरल वाक्य। दूसरा, हम घर से बाहर निकले और आसमान में बादल छाने लगे, ठीक है। दूसरा वाक्य, हम घर से बाहर निकले और आसमान में बादल छाने लगे, हम निकले, इसके बाद हुआ जैसे ही हम घर से निकले, घर से बाहर निकले, आसमान में बादल छाने लगे, जैसे, है ना। इन शब्दों से मिश्र वाक्य पता है, जैसे ही हम घर से बाहर निकले आसमान में बादल छाने लगे। इस प्रकार इन तीनों वाक्यों में वाक्य संश्लेषण किया गया है। वाक्य छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ा गया है, उन्हें एक वाक्य किया गया है। दो प्रधान उपवाक्य होते हैं या कोई आश्रित उपवाक्य तो मिश्र में होगा। दो वाक्यों को, दो या दो से अधिक वाक्यों को संश्लेषित करके एक वाक्य बनाया जाता है, जो हमारा वाक्य संश्लेषण कहा जाता है। आगे बढ़े
तो वाक्य के कुछ आवश्यक तत्व होते हैं जिनका ध्यान हमें रखना आवश्यक होता है। अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं वाक्य के आवश्यक तत्वों का तो वाक्य के आवश्यक तत्वों का अगर ध्यान नहीं रखा जाए तो वाक्य में या तो पदक्रम संबंधी हो अशुद्धि या फिर निकटता संबंधी अशुद्धि हो, कहीं ना कहीं अशुद्धि आ जाती है। वाक्य के कुछ आवश्यक तत्व होते हैं जिसमें हमें ध्यान है सार्थकता। पहले तो यह ध्यान रखना है कोई भी वाक्य किसी न किसी प्रकार का होगा सार्थक होगा। अगर वाक्य सार्थक नहीं होगा तो उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सार्थक शब्दों का विन्यास ही वाक्य होता है हमारा, है ना। तो वाक्य में हमेशा सार्थक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, यहां पर सार्थक शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार यहां सार्थकता भी आवश्यक है। अगर सार्थक शब्दों का प्रयोग नहीं होगा तो वह वाक्य दुरू होगा, कठिन होगा और हमारे समझ से परे होगा। दूसरा है पदक्रम। पदक्रम में क्या होता है, वाक्य का सही अर्थ ग्रहण करने के लिए एक निश्चित क्रम होना चाहिए। जो भी वाक्य होता है एक क्रम में नहीं हो तो वाक्य अर्थ का अनर्थ भी कर लेता है। तो यही क्रम बदल जाता है तो कथन का अर्थ बदल जाता है। श्योर सही बात है कि अगर हमारा क्रम बदल दें तो यहां पर वाक्य का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब देखिए यहां शुद्ध गाय का घी मिलता है। वाक्य देखें कि यहां शुद्ध गाय का घी मिलता है। अब गाय शुद्ध होती है कि घी शुद्ध होता है, पहले हमारी समझ में आना चाहिए कि यहां पर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, क्रम क्या होना चाहिए कि कर्ता, कर्म और क्रिया, इन तीनों के बारे में आपको ध्यान होगा तो आगे बढ़ पाएंगे। यहां शुद्ध गाय का नहीं आएगा, यहां गाय का शुद्ध घी मिलता है। पहले भी हमने बहुत वाक्य शुद्धि में, वाक्य शब्द शुद्धि में देखे हैं कि शब्दों का शुद्ध करना, वाक्यों को शुद्ध करना, आगे का टॉपिक यही आएगा क्योंकि वाक्य विचार के साथ वाक्य शुद्धिकरण ही चलता है। तो इनके आगे अपन अध्ययन करेंगे। लेकिन यहां देखें फिलहाल यहां शुद्ध गाय का घी मिलता है, उसकी जगह क्या होगा, यहां गाय का शुद्ध घी मिलता है। आगे बढ़े तो निकटता भी चाहिए। पदों के बीच अगर अंतर रहता है तो वह अर्थ ग्रहण करने में बाधक रहता है। जैसे उसने मेरा गाना सुना। अब यहां पर दूर दूर वाक्यों को रखने पर, शब्दों को दूर दूर रखने पर अर्थ समझ में नहीं आएगा, इसलिए निकटता भी जरूरी होती है। उसने मेरा गाना सुना तो वाक्य अर्थ समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए पूर्णता। वाक्य में पूर्णता भी आवश्यक है। वाक्य में अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। अगर पूर्ण नहीं होगा, वाक्य शब्दों की कमी होगी तो अर्थ समझ में नहीं आएगा, अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। जैसे कमल पीता है। अब यहां पर कमल पीता है, इसके हजारों अर्थ कर लिए जाए, विभिन्न प्रकार के अर्थ हो सकते हैं, है ना। चाहे वेशन के मामले में, चाहे अन्य किसी के मामले में, विभिन्न प्रकार के। तो यहां कमल पीता है तो हमें यह नहीं बता सकते कि चाय पीता है, दूध पीता है, कॉफी पीता है या जूस पीता है, जो भी हम हैं नहीं बता सकते, इसलिए अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। यहां कमल पीता है तो कमल के आगे अगर कर्म कुछ और लगा दिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए वाक्य में अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। कमल दूध पीता है ऐसा तो ही समझ में आएगा। अब वाक्य में पदक्रम क्या होता है, वाक्य में पदक्रम की क्या आवश्यकता है। वाक्य रचना में पदक्रम का विशेष महत्व होता है, क्योंकि वाक्य रचना करते समय कर्ता, कर्म और क्रिया का क्रम ध्यान रखना आवश्यक है। पहले ही बताया है कि वाक्य में कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया, इन तीनों का जो क्रम है वह आवश्यक रूप से होना चाहिए। अगर वह इस प्रकार से नहीं होता है तो वाक्य में पदक्रम का अभाव के कारण वाक्य हमारी समझ से बाहर होता है। तो इसीलिए आगे देखें तो वाक्य में कौन कौन से पदक्रम में क्या क्या चाहिए। वाक्य में कर्ता और कर्म के बाद क्रिया आती है, तो वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया का सहयोग होना चाहिए, साथ में होना चाहिए। मोहन गाना गाता है, यहां मोहन कर्ता, कर्म गाना और गाना गाता क्रिया है, यहां गाना क्रिया है। ठीक है, गाना यहां गाना सॉन्ग से, गीत से संबंधित है, यहां गाता क्रिया है। कर्ता, कर्म और क्रिया के पूरक इनसे पूर्व में आते हैं। कर्ता, कर्म और क्रिया के जो पूरक होते हैं वो देखो, भूखा भिखारी स्वादिष्ट खाना जल्दी जल्दी खा गया। यहां पर भिखारी कर्ता है तो भूखा उसका क्रिया कर्ता का विस्तारक है, खाना कर्म है तो स्वादिष्ट उसका कर्म का विस्तारक है, और जल्दी जल्दी खा गया या खाना जो क्रिया है उसका विस्तारक है, जल्दी जल्दी। तीसरा है क्रिया विशेषण, क्रिया से पहले प्रयोग में आते हैं। ठीक है,
तो क्रिया विशेषण जो होते हैं क्रिया से पहले प्रयोग में आती है। जैसे धावक तेज दौड़ता है, क्रिया विशेषण शब्द है हमारा, तेज शब्द है। उस तेज को हम अन्य भी नहीं, यहाँ क्रिया विशेषण में क्या होता है कि वे क्रिया विशेषण अव्यय वे होते हैं जिनमें लिंग वचन के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। घोड़ा तेज दौड़ता है ना, धीरे धीरे चलोगे तो बस निकल जाएगी। इस प्रकार जो धीरे धीरे शब्द है उसे हम कम चलोगे तो ऐसा नहीं बता सकते। इसीलिए हमें ध्यान रखना है क्रिया विशेषण शब्द क्रिया से पहले प्रयोग में आते हैं। क्रिया विशेषण पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है। हमने क्रिया में पढ़ा पूर्वकालिक क्रिया क्या किसे कहते हैं, जिसमें कर जुड़ा होता है। पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है। तो मोहन खाना खाकर सो गया, अब यहाँ मोहन सो गया, इसमें खाना खाकर जो है यह मुख्य क्रिया से पहले आया हुआ। खाना खाना मुख्य क्रिया से पहले पूर्वकालिक क्रिया आती है। संबोधन और विस्मयादि बोधक शब्द भी पहले आते हैं प्राय। देखिए हे ईश्वर सबका भला हो, तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक शब्द भी पहले ही आते हैं, ये भी ध्यान रखना है। निषेधात्मक वाक्यों में न अथवा नहीं का प्रयोग क्रिया से पहले किया जाता है। हम जानते हैं कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, है ना, तो आता क्रिया आना क्रिया से पहले क्या है नहीं लगाए। या रमेश बाजार नहीं जाएगा, या रमेश करता बाजार कर्म और जाएगा क्रिया से पहले नहीं का प्रयोग है, इसलिए निषेधात्मक वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है। आगे सार्वजनिक विशेषण अन्य विशेषण से पूर्व आता है। सार्वजनिक विशेषण शब्द होता है वो अन्य विशेषण शब्दों से पूर्व में आता है। तो मेरी छोटी बहन, जैसे मेरी छोटी बहन अनुराधा, यहाँ कर्ता का नाम है, उससे पहले मेरी छोटी बहन, यहाँ पर सार्वजनिक विशेषण होता है वह बहन का, है ना, बहन जो है विशेषण, लेकिन मेरी छोटी बहन जो सार्वजनिक विशेषण है उसके बारे में जो भी होता है वह विशेषण से पूर्व आता है ना। पदवी या व्यवसाय सूचक शब्द भी नाम से पहले आते हैं। जैसे पंडित, यहां मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा, देखें कि जहां पर जवाहरलाल नेहरू है ना, अब ये जो शब्द है उसमें आगे हम पंडित शब्द जोड़ देते हैं, है ना। तो इस प्रकार यहां पर अगर हम पंडित शब्द जोड़ देते हैं तो यहां पर उनका जो व्यवसाय सूचक शब्द है वो पहले आ जाएगा, ठीक है। तो आगे पदवी या व्यवसाय सूचक शब्द हैं जो उनसे पहले नाम से पहले आते हैं, उसमें देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जय डॉक्टर कलाम हैं, प्रोफेसर मोहन हैं। इस प्रकार जो व्यवसाय सूचक या पदवी वाले जो शब्द आते हैं वो हमेशा पहले आते हैं। फिर देखिए आगे मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्यों में योजक का प्रयोग दो उपवाक्यों के बीच होता है। जो मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य होते हैं उन वाक्यों में ये जो योजक शब्द होते हैं उनका प्रयोग होता है दो उपवाक्यों के बीच में होता है। जैसे घर पर काम था इसलिए वह नहीं आया, घर पर काम था एक वाक्य, वह नहीं आया दो वाक्य। तो मिश्र संयुक्त वाक्य चिन्ह में योजक शब्द होता है जो दो वाक्यों के बीच में होता है। अब मिश्र वाक्य की संरचना में प्रधान वाक्य आश्रित उपवाक्य के पहले आता है। हमें ध्यान है कि मिश्र वाक्य में जो संरचना करते हैं उसमें प्रधान उपवाक्य होता है, प्रधान वाक्य होता है, वह आश्रित से पहले आता है। क्योंकि आश्रित हमारी परिभाषा भी यही है कि मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य हो, उस पर अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो आश्रित उपवाक्य से पहले प्रधान उपवाक्य होगा। जो परिश्रम करता है उसे सब पसंद करते हैं, तो यहाँ पर सब पसंद करते हैं, यह आश्रित है किस पर, जो परिश्रम करता है उस पर। इस प्रकार इन वाक्यों में तीनों पदक्रम देखें तो आगे वाक्यों में आवश्यक तत्व क्या थे उनका ध्यान रखना है, और वाक्य संश्लेषण में क्या होता है, वाक्य विश्लेषण में क्या होता है, इन सब के साथ अपना ये पूरा अध्याय समाप्त होता है। और आगे हम वाक्य शुद्धि के बारे में अध्ययन करेंगे। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम मैंने आपको क्यूब के बारे में बताया था, क्यूब रूट ये सब मैंने आपको बताया था, क्यूब कैसे फाइंड करते हैं, और क्यूब रूट भी बताया था, कैसे फैक्टर फाइंड करके बताया, सब क्लियर कर दिया था। और कुछ क्वेश्चन भी मैंने एक्सरसाइज के करवाए दिए थे, वो परफेक्ट एक्सरसाइज 7.1 के, इसमें मैंने फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तक करवा दिए थे, क्लियर। अब जैसे आपके
4, 5 और 6, 7 जो क्वेश्चन है उसमें मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट अगर कोई नंबर नहीं हो तो उसको हम किससे मल्टीप्लाई या किस नंबर से हम डिवाइड करते हैं कि वो नंबर एक परफेक्ट बन जाता है। तो इसमें 4 क्वेश्चन है जिसमें 2 तो मल्टीप्लाई वाले और 2 डिवाइड वाले, तो जिसमें मैं 2 में करवाऊंगी और 2 आपको होमवर्क में करने हैं। क्लियर? तो इसमें मैं आपको 5th वाला मैं करवा रही हूँ और 6th वाला मैं करवा रही हूँ। ठीक है, आप 4 और 7 करके देखना। क्लियर? यस। क्वेश्चन नंबर आपके 5। अब इसमें देखना कि डिवाइड द नंबर बाय नंबर 8748 बाय द स्मॉलेस्ट नंबर्स और द क्वेश्चन इज द परफेक्ट क्यूब, ऑल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द क्वेश्चन। इसमें आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको डिवाइड करेंगे, जिससे इसको डिवाइड करेंगे कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाता है। और जो परफेक्ट क्यूब मतलब डिवाइड करेंगे जो नंबर आएगा वो किसी का परफेक्ट क्यूब होगा, तो उसका भी आपको क्या करना है, रूट फाइंड करना है। वो भी क्यूब रूट फाइंड करना, नॉट रूट, क्यूब रूट। ठीक है, तो अब इसमें देखना है आपको कि सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, फैक्टर फाइंड कर लेंगे इसके। तो इसमें लिखना है वी फाइंड फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। इसे आपके नंबर दे रखा है 8748। क्लियर? तो डिवाइडेड बाय 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। आपको प्राइम नंबर यूज़ करने पहले से बता दिया था। 4 टाइम 2 के टेबल में 7 नहीं, 3 टाइम 1 रिमाइंडर 14 7। क्लियर? और ये आ गया 4 टाइम। नेक्स्ट आपके 2 टाइम, ये हो जाएगा आपके 1 टाइम। क्लियर? ये 17 उसके बाद 16 8 टाइम, यहाँ हो जाएगा 1 रिमाइंडिंग और 14 हो जाएंगे और 7 टाइम। क्लियर? नेक्स्ट नंबर आप इसमें 2 तो यूज़ नहीं कर पाओगे, तो आप नेक्स्ट नंबर क्या लोगे, 3 से करके देखो। 3 से होता नहीं होता है तो हम नेक्स्ट नंबर यूज़ करेंगे। एक बार ट्राई कर लो 3 के टेबल से। ठीक है, 3 के टेबल में 21 7 टाइम। नेक्स्ट नंबर 8, 3 के टेबल में 8 नहीं, 2 टाइम 6, तो कितने हो गए, 2 रिमाइनिंग और 27 हो गए 27, तो ये हो जाएंगे 9 टाइम। ठीक है, 3 के टेबल से डिवाइडेड है। नेक्स्ट 3 का टेबल 729, 3 के टेबल में 7 9, 2 टाइम 6। ठीक है, 1 रिमाइंडर 12 आ गया 12 4 टाइम और 3 के टेबल में 9 3 टाइम 243। अब 243 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा इजीली, तो ये हो जाएगा 8 टाइम और ये हो जाएगा 1 टाइम। अब 3 के टेबल में 81, ये भी हो जाएगा 3 के टेबल में 81 कितने टाइम, 2 और ये हो जाएगा 7 21 हो गया ना, और 7 हो गया। अब 3 के टेबल में 27 भी आते हैं, ये हो जाएगा 9 टाइम और 3 के टेबल में ये भी आता है 3 और लास्ट में आ गया 1। अब इसमें देखो पेयर, मैंने बताया था कि इसमें पेयर देखना है आपको, तो इसमें लिख देना। अब इसके देखना, इसमें आप फैक्टर लिख दो या फिर डायरेक्ट यहाँ से ही कंपेयर कर लो। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 कितने टाइम है, 7 टाइम है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 टाइम। अब इसमें देखो पैर बने क्योंकि हमारे क्यूब के लिए, एक परफेक्ट क्यूब के लिए क्या होता है, इसमें पैर होने चाहिए। और पैर इसमें देख लो, अब इसमें पैर 2 का पैर नहीं है एक तो, ठीक है, क्योंकि इसमें एक 2 की रिक्वायरमेंट है। क्लियर? अब इसमें ये पूरा 3 का बन रहा है, इसमें भी एक 3 का बन रहा है। ठीक है, ये पूरा एक 3 का बन गया। अब इसमें देखो एक 3 यहाँ रह गया और 2 यहाँ रह गए। अब इसमें भी पेड़ बनने के लिए हमें कितने रिक्वायरमेंट है, 2 3 की और जरूरत है, और इसमें 1 2 की और जरूरत है, तब जाके पूरा एक 3 का पेड़ बनेगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्यूब देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका मीन्स ये नहीं बन रहा है। और तो क्या लिखेंगे हम, क्या इज नॉट 8748 इज नॉट परफेक्ट क्यूब। अब मैंने आपको बताया था कि डिवाइड में क्या होता है, जैसे कोई भी रिमेनिंग दे देता है, जो पेयर नहीं बन रहे, जैसे इसका पेयर नहीं बन रहा है तो 2 इंटू 2 और 3 का भी नहीं बन रहा है, तो ये रिमेनिंग है। हम इसमें क्या करेंगे, और मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्या करेंगे हम इसमें, डायरेक्ट क्या कर दोगे आप, 2 इंटू 2, ये जो रिमेनिंग रह गए उसको देख लो, और ये 3 कितने हो गए
4 और 4 3 जा 12। अब जो 12 आया उस 12 को आप क्या कर दोगे, ये तो पूरा पेयर कंप्लीट हो गया, ये तो आपके कंप्लीट है, जैसे ये तीनों कंप्लीट है, ये इन तीनों का एक ही पेयर है और ये पूरा, तो इनको तो देखना ही नहीं आपको, जो रिमेनिंग रह गए उसको ही देखना है। जैसे ये दोनों रह गए और ये दोनों रह गए, तो मैंने इनको लिख दिया 2 × 2 ये हो गए और × 3। क्लियर? अब इसको 12 से डिवाइड कर दिया। अब ये नंबर है, अब क्या करेंगे, मैं इस 12 से इस नंबर को डिवाइड कर दूंगी। तो क्या करेंगे, लिख देंगे नाउ वी डिवाइडेड, नाउ वी डिवाइडेड, क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 12। अब इस नंबर को मैं 12 से डिवाइड करके देखती हूँ तो आपके आंसर आते हैं इसमें। 12 से आप डिवाइड करके देखना, डायरेक्ट मैं कर देती हूँ यहाँ पर कि 12 के टेबल में 87 तो नहीं आएंगे, तो 12 के टेबल में 7 टाइम आता है 84। ठीक है, तो यहाँ पे रिमेनिंग कितने रह गए, 3 रह गए, 3 और 34 हो गए। अब 12 के टेबल में 2 टाइम, 3 टाइम तो 36 हो जाएंगे, तो 2 टाइम हो जाएंगे 24। कितने रिमेनिंग रह गए, 10 ब्रिंग डाउन 8 डिजिट, नीचे 8 आया तो 108 हो गया और 108 तो 9 टाइम, 12 के टेबल में 108 9 टाइम आ गया तो 729 फुली डिवाइड हो गया। अब 729 देखो कौन से टेबल से डिवाइड होगा, 729 कौन से टेबल से डिवाइड होगा, सॉरी कौन टेबल से डिवाइड नहीं करना है, 729 इज अ परफेक्ट क्यूब, 729 इज अ परफेक्ट क्यूब है। ये किसका है, परफेक्ट क्यूब 9 का, किसका है 9 का। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, तो ये परफेक्ट क्यूब हो गया, तो नीचे लाइन लिख देना आप कि 729 इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ किसका, 9 का। तो इस टाइप से आपको ये सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, ऐसे मल्टीप्लाई वाला देख लो। मल्टीप्लाई में जैसे देखो 6 वाला क्वेश्चन 392, अब 392 भी किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इसको भी सेम वैसे ही करना है, ऐसे फैक्टर फाइंड करके। चलो ये वाला भी मैं करवा देती हूँ आपको, 392 आया समझ में यहाँ तक आपको कि 729 परफेक्ट क्यूब है, और लिख देना कि ऑफ 9, वो उसको शो नहीं करना है आपको क्यूब रूट। यस 392। अब 392 में देखो कैसे क्वेश्चन नंबर आपके इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको, 392 डिवाइड करके देख लो इसको भैया। ठीक है, ये लाइन तो पूरी लिखनी है कि वी फाइंड फैक्टराइजेशन। सबसे फर्स्ट 2 के टेबल से हो जाएगा, 1 टाइम हो जाए, 1 टाइम यहाँ हो गया 19, 9 टाइम 18 और 6 अगेन 2। क्लियर, ये हो जाएंगे 9 टाइम देन 1 कैरी और 16 98 अगेन 2, ये हो जाएंगे 4 टाइम और ये 6 टाइम 46। देखना फिर से देख लेना, 1 टाइम और ये 19 हो गए यहाँ पर, तो ये आपके हो जाएंगे 18 9 टाइम, उसके बाद 1 रिमेनिंग तो 6 12 आ गया और 6 टाइम। ठीक है, फिर 2 के टेबल में देख लो, ये 9 टाइम हो गए 18, उसके बाद 1 कैरी 1 रिमाइंडर 6, 2 के टेबल में 16 8 टाइम। अब 2 के टेबल में ये आ गया आपके 4 टाइम 8 और 1 कैरी यहाँ पर हो जाएगा 9। ठीक है, और यहाँ पर 7 टाइम 18 है ना, तो 18 हो जाएगा 9 टाइम। अब 7 के टेबल में 14 डायरेक्ट 7 ही लेंगे यहाँ पर 49 और यहाँ पर हो जाएगा आपके 1। अब इसमें देख लो परफेक्ट पेयर, ये तो है, ये वाला नहीं है, तो ये परफेक्ट पेयर नहीं है, तो इसके लिए अब इसकी में मैंने आपको बताया था रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करना है, तो इसमें एक रिक्वायरमेंट और 7 की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे वही लाइन लिख देना। सो 392 इज नॉट परफेक्ट क्यूब, नाउ वी मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई 392 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक जो हमें रिक्वायरमेंट है ना उससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक 7 से।
ठीक है, और 7 से मल्टीप्लाई करके देख लेना और वो क्या हो जाएगा, उसका परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। और फिर किसका होगा वो भी आप देख लेना, ठीक है। शायद इसके आंसर कर लेना मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये आगे की स्टेप आपको कंप्लीट करनी, मैं नहीं करवा रही हूँ। इस टाइप से आपको ये रिमेनिंग क्वेश्चन आप दोनों कर लेना। नेक्स्ट क्लास में आपको क्यूब रूट पढ़ाऊंगी, वैसे एक बार बता दिया मैंने, एक बार और समझा दूंगी और नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम ज्योग्राफी में सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जिसके अंदर हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वाटर के बारे में कि हमारे अर्थ प्लेनेट के ऊपर कितना % फ्रेश वाटर है, कितना सेलाइन वाटर है और कौन सा वाटर हमारे यूज़ के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए वर्क में आता है और कितना % हमारे अर्थ प्लेनेट पर है। और हम लोग एक लाइन आप यहाँ पर मेंशन कर देना अपने बुक में ही, अर्थ प्लेनेट को ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है ये यहाँ पर क्लियर हो गया। फर्स्ट लाइन में दे रखा था आपको कि 3/4% हमारे पृथ्वी के ऊपर 3/4 पार्ट कह सकते हैं, 75% जो पार्ट है वो किसका भरा हुआ है, पानी का भरा हुआ है। इसलिए अर्थ प्लेनेट को ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। अगर अर्थ प्लेनेट की जगह कहीं ब्लू प्लेनेट लिखा हुआ है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हम लास्ट वाटर के बारे में पढ़े थे, हमने जिसमें अंडरग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर के बारे में पढ़ा था। अब उससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। वाटर ऑन द अर्थ सरफेस कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्ट। देखो क्या दे रखा है, वाटर ऑफ द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह के ऊपर पानी को आप अपनी इच्छा से ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। यानी कि आपकी इच्छा होगी पानी को जोड़ दिया जाए, आपकी इच्छा हो पानी को कम कर दिया जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट क्वांटिटीज रिमेन्स द same and the water on the earth surface, it is continuous movement from earth to the air and back to the earth। देखो क्या दे रखा है, इनकी जो प्रोसेसिंग चलती रहती है कि बारिश आती है, वही बारिश वापस हवा या कह सकते कि भाप बनकर, क्लाउड बनकर उड़ जाती है। तो इनकी जो प्रोसेसिंग होती है, जो मूवमेंट होता है कंटिन्यूस, अर्थ की जो प्रोसेसिंग होती है वो चलती रहती है। हम अपनी इच्छा से ये काम नहीं कर सकते कि हमको ज़्यादा पानी की ज़रूरत हुई तो हम उसको ऐड कर दें, पानी की ज़रूरत नहीं हो तो उसको कम कर दें, ये हम अपनी इच्छा से नहीं कर सकते हैं। द फ्री मूवमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटिन्यूस प्रोसेस आर। अब देखो इस मूवमेंट्स के लिए कौन सी प्रोसेसिंग हम पढ़ेंगे यहाँ पर, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ। यही जो मैं वाटर साइकिल में आपको समझाने वाली हूँ, यही 4 पॉइंट आएंगे आपके। इवापोरेशन वही भाप बनकर उड़ जाना, कंडेंसेशन भाप का ठंडा होना, प्रेसिपिटेशंस फिर से बारिश आना, और रन ऑफ यानी कि फिर से जो वो पानी वापस कहाँ पर जाता है, नदियों में, झीलों में, जो भी रिवर्स होती है उनमें वो वापस चला जाता है। दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन इज वाटर साइकिल। इस पूरी प्रक्रिया को हम किस नाम से जानेंगे, वाटर साइकिल। आपको अंडरलाइन करना है यहाँ से। The free movement responsible for this continuous process are evaporation, condensation, precipitations and runoff. This entire process is known as water cycle. जब भी आप वाटर साइकिल का क्वेश्चन का आंसर लिखते हो तो आपको ये 2 लाइन तो लिखनी है। उसके बाद जो मैं आपको इसका डायग्राम समझाऊंगी तो आपको उस डायग्राम को ड्रॉ करना है, और उस डायग्राम को देख के आपको वैसे ही समझ में आ जाएगी कैसे प्रोसेसिंग दे रखी है, और आप उसको एज ए आंसर के रूप में लिख सकते हो। Water used by human beings is not only used for drinking and washing, but various other purposes such as agriculture, industries generating hydroelectricity through reservoirs of dams। वो की वही बात वापस आई है कि पानी का यूज़ ह्यूमन बींग जो करता है सिर्फ पीने के लिए और नहाने के लिए ही नहीं करता है, बट अदर पर्पज़। और कौन कौन से उद्देश्य है, कृषि करना, इंडस्ट्रीज़ में या बिजली का उत्पादन करने में, थ्रू रिजर्वरीज ऑफ डैम्स, और डैम्स पे जो भी रिजर्वरीज किया जाता है उसके लिए। एज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। अब प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है हमारे यहाँ पर, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है तो उस चीज़ की आवश्यकता भी तो बढ़ेगी। जैसे आपके घर में सिंपल से अभी कमाने वाला कोई एक ही पर्सन है, और मेंबर अगर बढ़ते ही जा रहे हैं तो एक ही पर्सन अगर कमाने वाला है तो वो कितने लोगों की पूर्ति कर पाएगा। अगर उसकी जो इनकम है वो नहीं बढ़ रही है, उसकी इनकम स्थायी है और कम खाने वाले बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गए तो कितने लोगों की पूर्ति होगी। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम ये रही, पानी तो उतनी ही मात्रा में, या कह सकते हैं कि और कम हो रहा है, और पॉपुलेशन क्या हो रही, ज़्यादा हो रही। तो जितनी पॉपुलेशन का कह सकते हैं कि वृद्धि हो रही, तो उन सबको नहाने के लिए, पीने के लिए, उन सबके एग्रीकल्चर के लिए, अब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हम उसका यूज़ नहाने के लिए या पीने के लिए ले रहे हैं, एग्रीकल्चर भी बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि हर एक मात्रा में वृद्धि होगी, लेकिन जो मेन चीज़ है, जो वाटर है, उसकी क्या हो रही है, धीरे धीरे और कमी होती जा रही है। तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है, एज पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो डिमांड फॉर फूड,
भोजन के लिए, कैश क्रॉप्स जो भी आप अनाज उत्पादन करते हो उसके लिए, टाइमर लकड़ी के लिए, इन सब चीज़ों का उत्पादन भी तो हमको बढ़ाना पड़ रहा है। ये एक समस्या कह सकते हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से जो वाटर का जो बैलेंस है वो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, आप लोगों ने कभी कभी अगर न्यूज़ के ऊपर ऐसी स्टोरीज देखते हो या यूट्यूब चैनल्स को ओपन करके देखते हो कि जहाँ जहाँ पर लोगों के पास पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा में कमी, हम लोग क्या करते हैं, इतने पानी को वेस्ट कर देते हैं। आप लोग ब्रश करते हो, आपके बेसिन का नल खुला रह जाता है, कितनी बार आप उसको बंद नहीं करते जब तक ब्रश कर रहे हो। नहाने में भी आपको जहाँ पर 1 बकेट पानी चाहिए आप 2 बकेट भी यूज़ कर रहे हो, 3 बकेट भी यूज़ कर रहे हो। तो ये अपने में होना चाहिए कि हम ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करें, क्योंकि जिन लोगों को पास ये फैसिलिटी नहीं मिल रही, जिन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, उन लोगों को बहुत दूर दूर से पानी की पीने के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है। उसके अलावा उनको कितने कितने दिन बिना नहाए भी रहना पड़ता है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो हो रही है वो किसके वजह से हो रही है, पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है उसकी वजह से भी हम कह सकते हैं। Urbanization and improving the living standard are the important factor leading the shortage in supply of fresh water, either due to drying up of water resources and pollution of water। और एक मेन रीज़न क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण हो रहा है। लोग गाँव को छोड़कर कहाँ पर जाना पसंद कर रहे हैं, शहरों में जाना पसंद कर रहे हैं। और लिविंग स्टैंडर्ड, हम अपना स्टैंडर्ड क्या बना रहे हैं, लिविंग स्टाइल जो बना रहे हैं उसको स्टैंडर्ड बनाने के चक्कर में ये क्या हो रहा है, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर की जो सप्लाई हो रही है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। और बहुत सारे वाटर के ऐसे रिसोर्सेज है जो वो सूख रहे हैं, और क्या हो रहा है, पानी जो धीरे धीरे क्या हो रहा है, पॉल्यूटेड होता जा रहा है, जो हमारे यूज़ का नहीं रह रहा है। तो ये जो सब पढ़ा है हमने किसके बारे में पढ़ा, वाटर के बारे में। नेक्स्ट आएगा प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब जो अपने एक लाइन आई थी यहाँ पर, वाटर साइकिल, हम इस वाटर साइकिल को समझते क्या दे रखा है। देखो मैंने आपके लिए एक अच्छा पिक ढूंढा है कि इससे आपको दिख रहा होगा, क्योंकि आपकी बुक में क्लियर नहीं दिख रहा है, तो इससे आपको पता चल रहा होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि वाटर साइकिल कैसे बनती है और किस प्रकार से फिर से बारिश होती है। सबसे फर्स्ट में आपको दे रखा है सी, जो भी समुद्र होंगे, महासागर होंगे, किसी का यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रखा है सी। सी का जो पानी है वो क्या बन रहा है, इवापोरेशन बन रहा है। किससे बन रहा है, सन की जो ऊर्जा मिल रही है, जो बहुत तेज धूप होती है उसी से पानी इवापोरेट होता है। ऐसा नहीं होता है कि ठंड के मौसम में पानी सूख के चला जाता है। जब बहुत ज़्यादा, तो ये गर्मी हमको कहाँ से मिलती है, ये रोशनी हमको जो मिल रही है वो सन से मिल रही है, इससे ये पानी सूख के कहाँ जा रहा है, इवापोरेटेड हो रहा है। इवापोरेट से ये ट्रांसफर होकर क्या बन रहा है, क्लाउड बन रहा है। क्लाउड बनने के बाद फिर इसका ट्रांसफर हो रहा है कंडेंसेशन, यानी कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर वापस ये कंडेंसेशन की जो प्रोसेसिंग हो जाएगी, यहाँ पर ये ट्रांसफर होकर वापस क्या होगा, प्रिसिपिटेशंस, यानी कह सकते हैं कि वापस यही पानी, जो पानी यहाँ पर इवापोरेट हुआ था, इवापोरेट के बाद क्लाउड बना था, क्लाउड के बाद कंडेंसेशन की प्रोसेसिंग हुई, उसके बाद वापस से फिर से क्या हुआ, बारिश हो गई। बारिश होने के बाद यही पानी है, साइकिल चल रहा है पूरा आपका, यानी कि इस जो प्रोसेसिंग है उसको हम इसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। जो अर्थ की जो हमेशा से जो प्रोसेसिंग चलती आ रही है वही प्रोसेसिंग चलती है। अब देखो यही बारिश का पानी वापस सरफेस रन ऑफ, यानी कि सतह पर जो पानी होता है, हमने दो चीज़ पढ़ी, अंडरग्राउंड वाटर पढ़ा है और सरफेस वाटर। सरफेस वाटर के अंदर आपके क्या आएगा, जो भी लेक आएगी, रिवर्स आएगी, वहाँ पर ये पानी कलेक्ट हो रहा है। देखो यहाँ से ये पानी आ रहा है, ये रिवर्स, और रिवर्स भी आप लोगों ने सुना नहीं पढ़ा है तो हम हो सकता है ज्योग्राफी में आपके ऐसा चैप्टर आए कि सारी नदियों का जो पानी होता है, बहुत कम ऐसी रिवर्स होती है जिनका पानी अपने आप अंदर भी ख़त्म हो जाता है, वरना ऑलमोस्ट सारी नदियाँ जो होती है या तो बे ऑफ बंगाल में जाती है या फिर अरब सागर में जाती है, कहीं ना कहीं कोई न कोई किससे कनेक्टेड होता है और वो पानी से ट्रांसफ़र होकर बे ऑफ बंगाल या अरब सागर की अंदर चला जाता है। तो यहाँ पर जो कलेक्शन हो रहा है, एक तो हो रहा है यहाँ पर लेक के अंदर, तो ये किसके अंदर आएगा, सरफेस वाटर के अंदर आएगा, यानी कि सतह पर जो पानी है वो किसके अंदर जाएगा, लेक और रिवर के अंदर। और ये देखो रिवर भी इधर दे रखा है। और दूसरा जो पानी अपन ने पढ़ा था अंडरग्राउंड, धीरे धीरे जो बारिश होती है वो पानी कहाँ जाता है, ग्राउंड वाटर के रूप में कलेक्ट होता है, यानी कि ज़मीन के अंदर जाता है। जो भी आप हैंडपम्प से पानी निकालते हो या आपके घर पर ट्यूबवेल लगी हुई है, उसमें जो पानी आता है वो पानी कहाँ से आता है, ग्राउंड वाटर से। ऐसा नहीं कि आपका ट्यूबवेल का कनेक्शन किसी लेक से कर रखा है, रिवर से कर रखा है, वो जो पानी आ रहा है ग्राउंड वाटर। हम बहुत बार ऐसा बोलते भी है कि हमारे ट्यूबवेल में पानी नहीं आ रहा। अगर ग्राउंड वाटर नहीं होगा, ज़मीन के अंदर पानी नहीं होगा, तो आपकी ट्यूबवेल के अंदर और हैंडपम्प के अंदर भी पानी नहीं आएगा, और कुएं के अंदर भी जो पानी आता है वो अंडरग्राउंड वाटर ही आता है।
तो ये जो मैंने पूरा आपको डायग्राम समझाया है, ऐसा का ऐसा डायग्राम आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। पीछे इसका क्वेश्चन भी दे रखा है कि एक्सप्लेन द वाटर साइकिल, तो जो डेफिनेशन मैंने अंडरलाइन करवाई आपको उसको लिखना है। अब आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, आपको कोई भी अदर वर्ड्स नहीं लिखना, आप इसको सी आपने लिखा, उसी के आगे एरो बनाकर आप लिखोगे इवापोरेशन, उसके बाद एरो बना के क्लाउड्स, क्लाउड्स के बाद कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के बाद प्रिसिपिटेशंस, और यहाँ पर आकर आप दो एरो बनाओगे, एक तो आप बनाओगे सरफेस के लिए और एक आप बनाओगे ग्राउंड वाटर के लिए। देन यहाँ पर ये अपनी जो प्रोसेसिंग होती है वाटर साइकिल की खत्म हो जाती है, फिर नेक्स्ट ईयर वापस गर्मी पड़ेगी, वापस ऐसे करती है। ये जो प्रोसेसिंग है वो पूरी ऐसे ही चलती रहती है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ये पढ़ा है वाटर साइकिल के बारे में, आप लोग को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। इसको आप नोटबुक में ड्रॉ कर देना। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन 2 का पार्ट 16 कंटिन्यू करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से लास्ट टॉपिक हमने लिया था मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, यानी फूड को प्रिजर्व करने के कौन कौन से मेथड होते हैं। उसमें एक पॉइंट लिया था, बाकी के रिमेनिंग आज पढ़ेंगे, जिसमें पहला था बाय सॉल्टिंग। सॉल्टिंग यानी कैसे किसी चीज़ में सॉल्ट या शुगर का यूज़ करके आप उस चीज़ को या उस फूड मटेरियल, फूड सब्सटेंस को कैसे प्रिजर्व रख सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया था, मैं सेकेंड लूँगी बाय ऑयल, विनेगर एंड स्पाइसेस। बिसाइड सॉल्ट, शुगर, ऑयल, विनेगर एंड स्पाइसेस आर ऑल्सो यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। मतलब ये कि सॉल्ट और शुगर के अलावा कुछ ऑयल, विनेगर और स्पाइस, इन चीज़ों का भी यूज़ करके आप फूड मटेरियल को प्रिजर्व कर सकते हो। This preservative do not allow the growth of microorganism and thus help in preserving the food item। ये जो होते हैं इनकी वजह से आपके, अगर इन चीज़ों को आप ऐड कर देते हो तो इनको ऐड करने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है वो एकदम से डिक्रीज हो जाती है। आपकी फूड मटेरियल में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाएगा। एंड दस हेल्प इन प्रिजर्वेटिंग द फूड आइटम। इस तरह से हमारा फूड आइटम प्रिजर्व हो जाएगा। थर्ड चीज़ लेते हैं हम, थर्ड मेथड फूड प्रिजर्व करने का थर्ड मेथड है बाय हीटिंग। हीटिंग किल्स जर्म्स। मिल्क एट होम इज प्रिवेंटेड फ्रॉम स्पॉइलेज बाय बॉइलिंग। आपको पता है जनरली मिल्क के साथ हम ये करते हैं ना, मिल्क बहुत जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ होती है, तो इसको ख़राब होने से बचाने के लिए फ्रीज में रखने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसको बॉईल कर दो। बॉईल करने से उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। डीएक्टिवेटी होते हैं, मरते नहीं है, मतलब ये कि वो थोड़े टाइम के लिए डीएक्टिवेट हो जाएंगे। अगर उनको वापस फर्दर गर्म नहीं करते हो आप तो उसके अंदर वापस माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ने लग जाएंगे। तो आपको पता है किसी भी चीज़ को हीट करने से जर्म्स क्या हो जाते हैं, वो किल हो जाते हैं। नेक्स्ट है बाय रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग। ये भी चीज़ है, किसी भी चीज़ को कूल डाउन करो, डाउन टेम्परेचर पे रख दो, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ डिक्रीज या स्लो हो जाएगी। कूलिंग बाय रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग स्टॉप माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ग्रोइंग एंड मल्टीप्लाइंग बट इट डज नॉट किल देम। वही चीज़ है कि हीटिंग करने से और भी क्या होता है, किसी चीज़ को बॉईल कर रहे हो तो उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डेड हो जाएंगे। मे भी पॉसिबल है वो डेड हो ही जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे वो किल हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी चीज़ को आप डाउन टेम्परेचर या फ्रीज में रख रहे हो तो उसके अंदर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। मे भी थोड़े टाइम के बाद वो वापस ग्रो करने लगे या मल्टीप्लाई होने लगे। मल्टीप्लाई यानी डबल। डज नॉट किल देम, हम उनको मार नहीं सकते। अ रेफ्रिजरेटर कीप फूड एट अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस। दिस कीप द फूड फ्रेश फॉर अ फ्यू डेज। कुछ दिनों तक हमारा फूड उसमें प्रिजर्व रह सकता है या खराब नहीं होता है, क्योंकि उसमें 5 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे हम फूड को रख देते हैं। अ फ्रीजर प्रिजर्व फूड एट below 18 degree Celsius. This stop all microbial activity and food can be preserved for many months. यही कि फ्रीज में रख देने से उसके जो यहाँ पर जो भी माइक्रोब है वो क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ, उनकी जो डेवलपमेंट है वो स्टॉप हो जाएगा और इस तरह से फूड को हम मैनी मंथ तक प्रिजर्व रख सकते हैं। फ्रोजन फूड शुड बी थ्रूली कुक्ड एंड शुड नॉट बी लेफ्ट इन एन ओपन फॉर टू लॉन्ग। यानी ये जो भी चीज़ हमने फ्रीज में रखी थी उसको बाहर निकाल के कभी भी ज़्यादा टाइम तक बाहर नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज द माइक्रोब बिकम एक्टिव अगेन। जैसे ही आप फ्रीज में से किसी चीज़ को थोड़ी देर के लिए बाहर रखते हो दैट्स ओके, बट ज़्यादा देर तक अगर उसको आप बाहर रखोगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वापस क्या होने लगेंगे, एक्टिव हो जाएंगे। नेक्स्ट मेथड लेते हैं हम बाय स्मोकिंग। इस मेथड से किस तरह से फूड को प्रिजर्व रख सकते हो।
Smoking is used for dehydrating food items like meat, fish and their products. In this method, small piece of fish or meat are dried with heat and smoke of the fire it light below. मतलब ये कि फिश और मीट जो होता है उसके अंदर से आपको ह्यूमिडिटी या वाटर अमाउंट ख़त्म करना है, जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग फूड आइटम। अगर किसी चीज़ के अंदर पानी का अमाउंट है तभी वो ज़्यादा जल्दी ख़राब होता है। अगर उन चीज़ों के अंदर, और फिश और मीट तो ऐसी चीज़ें जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, तो उनको लोग क्या करते हैं, स्मोकिंग मेथड से उनके अंदर से पानी और जो भी होगा डिहाइड्रेटिंग, यानी उसके अंदर से पानी पूरी तरह से ड्राई अप कर देंगे, सुखा देंगे। मीट आर ड्राइड विथ हीट एंड स्मोक ऑफ द फायर लाइट बिलो। या तो धुएं से उसके अंदर से पानी ख़त्म कर देते हैं, उनके नीचे से आग लगाते हैं ताकि उनके अंदर का वाटर अमाउंट डिहाइड्रेशन हो जाए, यानी पानी का लॉस हो जाए। या फिर हीट, डायरेक्ट उसको टेम्परेचर पे रख देते हैं, हाई टेम्परेचर पे रख देने से उसके अंदर का पानी सारा डिहाइड्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड है हमारा बाय सन ड्राइंग। सन ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग इन द सन रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फूड मटेरियल। मतलब वही ड्राइंग द सन। सन के अंदर कोई आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें जब खराब होने वाली होती है, पल्सेस, ग्रेन्स, ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें ह्यूमिडिटी लग जाता है या कोई छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पड़ जाते हैं, तो उनको हमारे घर में धूप दिखा देते हैं ना। धूप दिखाने का मीन्स है उनको धूप में रख देते हैं, जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग इन सन। सन ड्राइंग से क्या होता है, उसके अंदर एक तो सबसे पहले मॉइस्चर जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तेज़ धूप में रख देने से उसके अंदर पानी का अमाउंट, ह्यूमिडिटी, ह्यूमस, ये सब खत्म हो जाएगा। रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम फूड मटेरियल लाइक वेजिटेबल, वही चीज़ें ये और ये सिमिलर है, बस ये है कि इन चीज़ों को तो डायरेक्ट लाइट फायर को लाइट करके स्मोक करते हैं और डिहाइड्रेशन करवाते हैं, इसको डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, सनलाइट में रख रहे हैं। वाटर फ्रॉम फूड मटेरियल लाइक वेजिटेबल, स्पिनच, कॉलीफ्लावर एंड मेथी, ये चीज़ें हैं जिनमें से जिनको अगर आप धूप दिखा दो तो वो खराब नहीं होती। एंड फ्रूट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट ग्रो इन ड्राई कंडीशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ड्राई कंडीशन में ग्रो नहीं कर पाते। सन ड्राइंग इज जनरली यूज्ड इन केस ऑफ वेजिटेबल लाइक, किस किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो सबसे पहले है वेजिटेबल जैसे स्पिनच, कॉलीफ्लावर एंड मेथी लीव्स। मेथी लीव्स है जिनको हम सन ड्राइंग मेथड से कुछ प्रिजर्व रख सकते हैं। बाय पास्चुराइजेशन, ये भी एक मेथड है जिसमें आपने देखा होगा, ये जो वर्ड है आई थिंक आपने पहली बार नहीं सुना होगा। आप जब भी डेयरी से दूध के पैकेट्स लाते हो तो मिल्क के जो पाउच आते हैं ना, उन पाउचेस पे लिखा होता है ये चीज़, कभी ध्यान देना और भी कभी आपको आगे समझ में आएगा क्या होता है उसमें। देखिए, मिल्क इज़ प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड, इस मेथड से मिल्क को प्रिजर्व किया जाता है। आपके घर में जो नॉर्मल दूध आता है वो एक दिन से ज़्यादा आप नहीं चला सकते, उसको यूज़ में भी ले लेते हो और उससे पहले वो ख़राब भी हो जाता है। बट जो पैकेट वाला दूध होता है वो 2-2 दिन तक चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि उसको इस मेथड से उसको अंदर प्रिजर्व किया जाता है। इस मेथड में क्या होता है, फर्स्ट द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस। पहले तो सबसे पहले 70 डिग्री सेल्सियस पर दूध को उबाला जाता है, बहुत ज़्यादा उबलेगा, हीट होगा। फॉर 15 to 30 सेकेंड्स टू किल बैक्टीरिया, ज़्यादा नहीं, 30 सेकेंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर दूध को रख देते हैं। नेक्स्ट इज कूल्ड वेरी फास्ट चिल्ड टू प्रिवेंट बैक्टीरिया। अब वापस उसको क्या करते हैं, बहुत जल्दी ठंडा करते टू प्रिवेंट बैक्टीरिया, ताकि उसमें बैक्टीरिया लगे ही नहीं। जल्दी ठंडा कर देते हैं ना, धीरे धीरे ठंडा करेंगे तब तक तो उसमें बैक्टीरिया आ भी जाएंगे, फास्टली उसको ठंडा कर देते हैं। फ्रॉम ग्रोइंग, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया उसमें ग्रो करने से पहले ही वो दूध ठंडा हो जाए। इट इज़ फाइनली स्टोर्ड एट लो टेम्परेचर, दिस मेथड टू प्रिजर्वेशन इज कॉल्ड पास्चुराइजेशन। अब उसको वापस लो टेम्परेचर पे उसको अंदर प्रिजर्व कर दिया या स्टोरेज कर दिया उस पैकेट में, पाउच में, इस मेथड को बोलते हैं पास्चुराइजेशन। कुछ नहीं है पास्चुराइजेशन मतलब 15 से 30 सेकेंड के लिए पहले मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट करो, हीट करने के बाद उसको फास्टली कूल डाउन करो और कूल डाउन के बाद उसको वापस क्या करना है, हमको चिल्ड करके उसको एक प्रॉपर पैकेट में स्टोरेज कर देना है। ये चीज़ हो जाएगी। पास्चुराइजेशन किल्ड बैक्टीरिया इन मिल्क एंड डज नॉट अफेक्ट इट्स फ्लेवर। इस मेथड से इसका फ्लेवर जो है वो चेंज नहीं होगा। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। देखो, इन साइंटिस्ट का नाम क्या था, लुइस पास्चर। इन्होंने इस मेथड को डिस्कवर किया, इसीलिए इस मेथड को नाम भी क्या दे दिया, पास्चुराइजेशन। तो आपको याद रहेगा पास्चुराइजेशन किसने दिया, तो लुइस पास्चर ने। या लुइस पास्चर किसने क्या दिया, कौन सा मेथड दिया, तो पास्चुराइजेशन। उसके बाद है लास्ट स्टेप है हमारा बाय प्रॉपर स्टोरेज एंड पैकिंग।
It is a common practice these days to pack dry fruits and vegetable in sealed air-tight packets. आपको पता है, आपने बहुत सी चीज़ें ऐसी खाई होगी जो एयर-टाइट सील पैक होती हैं, जिनको जब तक आप खोलते नहीं हो, ओपन नहीं करते हो, वो बहुत अच्छी रहती है, अंदर से कभी ख़राब नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर एयर जा ही नहीं सकती। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एयर टाइट पैकेट, मतलब उसके अंदर हवा जाएगी नहीं, हवा नहीं जाएगी तो बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं जाएंगे, तो उसको बोलते हैं हम प्रॉपर स्टोरेज एंड पैकिंग। चीज़ को बनाने के बाद उसको पैक कैसे कर रहे हैं वो ही खास मैटर करता है। अगर चीज़ को प्रॉपर पैक करो आप तो वो चीज़ ख़राब नहीं होती। दिस प्रिवेंट द फूड आइटम फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। इस तरह से चीज़ को आप अंदर पैक करोगे तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से बच जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है, ये आप पढ़ लेना, कीप सम मिल्क इन वेसल ओवरनाइट इन वार्म प्लेस, ऑब्जर्व द हैपन्स इन द मिल्क इन नेक्स्ट मॉर्निंग। आपने किसी वेसल में ओवरनाइट वार्म प्लेस पर कोई दूध रख दिया है, द मिल्क बिकम सॉर, दिस सॉरिंग ऑफ मिल्क इज़ ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया। आपको पता है कि वो वार्म मिल्क, थोड़ा सा जो गुनगुना दूध होगा वो क्या हो जाएगा, खट्टा सा होने लगेगा, जिसको आप दही बोलते हो। तो ये चीज़ें एक्टिविटी से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन साइकिल। आप अच्छे से प्रिपेयर होके आओ, दिमाग में ये चीज़ें और थोड़ा सा पढ़ के आओ और जल्दी समझ में आएगी। कुछ नहीं है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को कैसे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके प्लांट को प्रोवाइड करवाते हैं। मैं अच्छे से ये पढ़ाऊँगी, ये यहाँ तक के नोट्स आप अपने हिसाब से बना लेना। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने कोयले के निर्माण के बारे में पढ़ा था, उनसे प्राप्त होने वाले उत्पाद के बारे में भी हमने पढ़ा। आज हम देखेंगे पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ और उनका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं। तो आप जानते हैं कि पेट्रोलियम यानी कि पेट्रोल का उपयोग हल्के वाहन चलाने में, जैसे मोटरसाइकिल, कार आदि को चलाने में उनका उपयोग किया जाता है। जो भारी वाहन होते हैं, ट्रक और ट्रैक्टर वगैरह आदि के अंदर डीजल का उपयोग करते हैं। अच्छा, ये प्राकृतिक ईंधन, ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोल और डीजल दोनों प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना, जिनको हम पेट्रोलियम कहते हैं। देखो पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा का मतलब होता है चट्टान, और ओलियम का मतलब होता है तेल, यानी कि यह जमीन के नीचे जो चट्टान, जमीन के मध्य में जो चट्टान है, उनके अंदर से हमें प्राप्त हुआ है। पेट्रो का अर्थ आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर लीजिए। पेट्रो का मतलब होता है चट्टान, ओलियम का मतलब होता है तेल, क्योंकि ये जमीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है। अब देखो पेट्रोलियम बना कैसे, ठीक है ना, पेट्रोलियम का निर्माण किस प्रकार हुआ। तो आप देखो पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जो समुद्र के अंदर जो जीव पाए जाते हैं उनसे हमें पेट्रोलियम प्राप्त हुआ है। जब ये जीव मृत हुए, यानी कि जब मर गए, तो ये क्या हुआ, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए। जब ये जीव मृत हो गए तो ये इनके शरीर पेंदे में जाकर जम गए। उनके ऊपर रेत और मिट्टी की तह ढक गई, उनके ऊपर रेत और मिट्टी जम गई। लाखों वर्ष में वायु की अनुपस्थिति, बहुत इनको बनने में लाखों वर्ष लगते, ये ध्यान रखना। तो लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। जब इनका शरीर नीचे तह पर जम गया, ऊपर रेत मिट्टी जम गई, लाखों वर्ष में वायु की अनुपस्थिति थी, उच्च ताप और दाब के कारण इनका शरीर पेट्रोलियम में बदल गया। विश्व का जो पहला तेल का कुआं है पेनिसिल्वेनिया, अमेरिका, यानी कि 1859 में ड्रिल किया गया। 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुल नामक स्थान पर तेल का पता चला, जो भारत में तेल कहाँ से मिलता है यह भी याद रखिए। असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों बेसिन में पाया जाता है, ठीक है। यह मेन पॉइंट है। प्रश्न आ भी सकता है कि हमारे भारत में पेट्रोलियम किस किस जगह से निकाला जाता है। ये देखिए आप, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो हैं उनके भंडार जो ज़मीन के नीचे हैं, ऊपर पानी है, उनके अलग अलग पार्ट्स मतलब भाग हैं। सबसे नीचे देखिए तेलीय चट्टान है, ठीक है, ऊपर तेल है, फिर प्राकृतिक गैस है। तो ये आप डायग्राम अपनी नोटबुक में भी नोट कर लेना। पेट्रोलियम का परिष्करण देखो आप, पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव्य है, गहरे रंग का
तेलीय द्रव्य, गाढ़ा पदार्थ है, इसकी गंध अप्रिय होती। यह विभिन्न संकटों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। इस पेट्रोलियम में ओनली पेट्रोल या डीजल नहीं होता है, उसके अंदर बहुत सारे पदार्थ होते हैं। कौन कौन से पदार्थ है एक बार वापस देख लो, इसके संगठक कौन कौन से, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। ठीक है, और इनको प्रभाजी आसवन, ठीक है ना, द्वारा बाहर निकाल पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। यानी कि इनको अलग अलग करने का प्रक्रम जो होता है उसको परिष्करण कहते हैं। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करण करने की संपादित किया जाता है। आप देखिए कौन कौन से संगठक है। आप जैसे देखो, द्रवित पेट्रोलियम एलपीजी, एलपीजी का फुल फॉर्म भी आप याद कर सकते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसका उपयोग कहाँ होता है? घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में। पेट्रोल का उपयोग कहाँ होता है? मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए। मिट्टी का तेल, स्टोव लैंप एवं जेट वायुयान के ईंधन में। डीजल, भारी मोटर वाहनों और विद्युत यंत्रों में। स्नेहक तेल, स्नेहक में। यह जैसे आपने पार्ट्स देखे होंगे, आपने देखा हो मशीनों में बार बार ऑयल दिया जाता है ताकि पार्ट्स घिसे नहीं, तो ये स्नेहक तेल वही तेल है। पैराफिन, मोम, मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि बनाने में। बिटुमेन, पेंट एवं सड़क निर्माण के अंदर। तो आज आप यह याद करिएगा कि पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ और पेट्रोलियम के अंदर कौन कौन से संगठक हैं जिनके उपयोग क्या क्या है। तो आप आज इस सारणी को याद कर लेना। थैंक यू।